the complete lecture will become easy for you to understand. That's why I'm asking the meaning of economy. System of money management kind. Okay. Revenue and expenditure. Generally, we consider economy with revenue and expenditure. Actually, economy means control over resources. And when we talk about the word resources, जब हम इंजीनियरिंग या इस साइंस बैकग्राउंड से कंसिडर करते हैं तब रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल इस टाइप्स के रिसोर्सेज आते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मेनली कंसिडर दोज फैक्टर इनपुट्स विच हेल्प्स इन प्रोडक्शन एक्टिविटी एज अ resource. Mainly these resources are divided into 4 parts. Land that is free gift of nature. जो भी नेचर ने हमें फ्रीली प्रोवाइड किया है हम उसे लैंड कंसिडर करते हैं. चाहे वो सनरेज हो, चाहे वो लैंड से हम कुछ भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो हो, चाहे हमें सी से कुछ भी मिल रहा है वो हो, तो दैट इज लैंड. सेकेंड नंबर पर हम जब बात करते हैं तो दैट इज लेबर. व्हाट ह्यूमन बीइंग आर डूइंग विद दैट लैंड, that is also a resource. And when we talk about labor, तो it can be mental, it can be physical. दोनों तरह की labor हो सकती है. जैसे when I am teaching you, it is a mental work. Doctor, mental work. And when a person is working on a construction site, it is a physical work. ठीक है. Third number पर we talk about artificial, that is man-made, and that is money. It is known as capital. हम उसे किस तरीके से कॉल करेंगे? कैपिटल. तो फर्स्ट हमारा रिसोर्स हो गया लैंड, सेकेंड हमारा रिसोर्स हो गया लेबर, एंड थर्ड हमारा रिसोर्स हो गया कैपिटल. फोर्थ नंबर पर हम जब बात करते हैं तो इट कम्स दैट एंटरप्रेन्योरशिप. अ पर्सन हैज अ कैपेसिटी टू बेयर द रिस्क एंड दैट कैपेसिटी इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप. तो देयर आर दीज 4 रिसोर्सेज विच हेल्प्स इन वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज. नाउ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी means who is controlling these resources. किनका कंट्रोल है इन रिसोर्सेज पर रिगार्डिंग यूज ऑफ रिसोर्स. हम जो इन रिसोर्सेज को, इन 4 रिसोर्सेज को यूज करेंगे, इस यूज पर कंट्रोल किसका है? दिस डिफाइंस द इकोनॉमी. फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब हुआ जहां पे पूरा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है एंड दे विल गोइंग टू यूज दीज रिसोर्सेज फॉर प्रॉफिट अर्निंग पर्पस. आर यू अवेयर ऑफ द वर्ड प्रॉफिट? जहां पे भी हमारा लाभ हो रहा है, हमें फायदा हो रहा है, बस वहीं पर हमें उन रिसोर्सेज को यूज करना है. वहीं पर सेकेंड नंबर पर जब हम बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमी इन विच दीज रिसोर्सेज आर यूज फॉर सोशल वेलफेयर. सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हम इन रिसोर्सेज को यूज करते हैं. तो व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमी वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया, दैट वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड इन हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी. नाउ बिफोर गोइंग ऑन द फर्स्ट स्लाइड, आई विल गोइंग टू टॉक अबाउट मेनी रूलर्स हु हैव रूल्ड इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिन्होंने अलग अलग टाइम पर हमारे इंडिया को रूल किया था. You must be aware of those history parts ना. तो this is basically for that history portion only. तो हमारे यहाँ पर जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने रूल किया for the longest time period. And before Britishers, मुगल्स were there. एंड मुगल्स के साथ में जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर कुछ राजपूत्स भी थे, जाट्स भी थे जिन्होंने रूल किया. और हर टाइम पर इन रिसोर्सेज पर जो कंट्रोल था वो अलग अलग तरीके से रहा, अलग अलग पर्सन्स ने उनको कंट्रोल किया. तो दैट वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी. इज माई पॉइंट क्लियर? इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी इज क्लियर? What is the meaning of economy? When we talk about control over resources, how we will going to use these resources and where we will going to use these resources defines economy. Is it clear? Now, Indian economy can be divided into 2 parts: pre-independence, post-independence. Pre-independence, there were 2 different rules. One before British rule, that is before 1858, and when we talk about British rule, that is from 1858 to
1947. Mainly history of Indian economy considers these two portions, that is pre-independence part is included in history of Indian economy. Are you getting my point? Now, before British rule, it is very necessary to understand who were covering what areas and which areas. Here, okay. Now, see, there is difference in this color. Can you observe that? Yeah. This is the area which was governed and ruled by Mughals. And this is the area which was ruled and governed by Hindus. And the red portion or the pinkish portion is governed and ruled by the Britishers. Okay? Now, as the time passed, the ruling area also changed. You can clearly see that Britishers are occupying major places and Mughals were declining. Is it clear? Yes. So the change in rule you can observe now. Okay. Now, what was during Mughal periods? What was the Indian economy during Britishers? That we will going to discuss next. Now, pre-British era. Pre-British era, that means during the time of Mughals, Jats. At that time, India was organized in various villages. अलग अलग गांव थे और हर गांव को रूल करने के लिए देयर वर पंचायत. तो सारा कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज वाज विद पंचायत एंड हमारे यहाँ पर जब हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ डाइवर्सिटी है. ईच एंड एवरी विलेज इज रिच इन अदर टाइप ऑफ रिसोर्स. हर एक गांव की अपनी एक अलग पहचान है, अपना एक अलग उनका एरिया है जहाँ पे उनके पास में रिसोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं. तो each village was independent, and when we talk about word independent, they were independent politically, they were, अभी हम बात करेंगे politically पर भी, they were independent socially, they were independent economically. तो तीनों तरीके से वो लोग independent थे. तो each village was independent and republic. किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं था कि आपको ये रिसोर्स पर्टिकुलरली इसी एरिया में यूज करना है, ये रिसोर्स आप यहीं पर यूज कर सकते हैं, ऐसा कहीं पर भी नहीं था. तो विलेजेस वर फ्री टू डिसाइड वेयर टू यूज दोस रिसोर्सेज एंड हाउ टू यूटिलाइज दोस रिसोर्सेज. सेकेंड नंबर पर पंचायत कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स देम. जो पूरा कंट्रोल था वो पंचायत पर था. पंचायत जब हम बात करते हैं, आर यू अवेयर ऑफ द वर्ड पंचायत? चलिए. सेकेंड, रूलर्स एंड किंग्स. ऐसा नहीं था कि गांव में रूलर्स वगैरह नहीं थे, पर जो रूलर्स एंड किंग्स जो थे वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें इतना ही मतलब था कि दे जस्ट वांट देयर रेवेन्यूज एंड टैक्सेस इन टाइम. बाकी आप अपने रिसोर्सेज पर क्या ग्रो कर रहे हैं, किस लिए उन्हें यूज कर रहे हैं, इससे उनका कोई भी लेना देना नहीं था. उन्हें सिर्फ अपने रेवेन्यू एंड टैक्सेस जो कि उन्हें टाइम पर मिल जाए, इसी से मतलब था. इंपोर्ट्स. अब यहाँ पे इंपोर्ट, क्योंकि ईच एंड एवरी विलेज वॉज इंडिपेंडेंट, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बाउंड्रीज ऑफ इंडिया. इंपोर्ट हियर डिफाइंस और मीन्स ट्रांजेक्शन बिटवीन टू और मोर विलेजेस. एक विलेज अगर दूसरे विलेज से कुछ परचेज भी कर रहा था तो वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट एंड स्पाइसेस थे. मेनली उस टाइम पर जो रिक्वायरमेंट्स और जो नीड्स थी पर्सन की, वो नीड और रिक्वायरमेंट ज़्यादातर फूड और क्लॉथ से ही रिलेटेड थी, और फूड आर्टिकल्स में सॉल्ट एंड स्पाइसेस वर मेजर. साइज ऑफ द विलेजेस वॉज नॉट सेम. जो प्लेन का एरिया था, जहाँ पे प्लेन था वहाँ पे बड़े बड़े गांव थे, और जो माउंटेनियर एरिया था वहाँ पे जो गांव थे वो छोटे छोटे गांव थे. देन पॉलिटिकली, जब हम पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट, हम जब बात करें कि गांव इंडिपेंडेंट थे, तो पॉलिटिकली रूलर्स एंड किंग्स हैव देयर इंडिविजुअल रेवेन्यू सिस्टम एंड डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज. हर एक गांव को रूल करने के लिए अलग अलग किंग्स थे, अलग अलग रूलर्स थे, तो उन लोगों की रेवेन्यू सिस्टम बिल्कुल अलग था. कल्चर पर डिपेंड कर रहा था, आप किस पर्पस के लिए लैंड्स को, रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो, उसके बेसिस पर वो रेवेन्यू चार्ज करते थे. जैसे अलग अलग क्लाइमेट कंडीशंस पे अलग अलग अपने प्रोडक्ट आता था, तो उस प्रोडक्ट का 60% देना है, 50% देना है, दैट ऑल वॉज डिपेंडेंट ऑन एंड डिसाइडेड बाय द रूलर्स. देन मुगल रूल वॉज डिक्लाइनिंग. जब हम बात कर रहे हैं तो मुगल रूल कम हो रहा था और जो हमारा प्रिंसली स्टेट था वो बढ़ रहा था.
मुगल रूलर्स, यहाँ पे कुछ मैंने पिक्चर्स दिखा रखी हैं कि ये सब जो थे वो लोग रूल कर रहे थे उस टाइम पर, और इन रूलर्स को एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने इनके रूल को हटाया नहीं था। जो आपस में फाइट्स थी वो सारी की सारी इंडियंस एंड मुगल्स के बीच में, मतलब जाट्स, हिंदूज और हिंदूज एंड मुगल्स में ज़्यादातर फाइट्स हो रही थी। बस जो ब्रिटिशर्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू अपने आप को फैला रहे थे। देन सोशली हर गांव कस्टम्स में, कल्चर्स में, रिचुअल्स इंडिपेंडेंट था। हर एक गांव के अपने कस्टम्स थे, अपने रिचुअल्स थे। देन विलेजर्स वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। यहाँ से हमारा जो पार्ट आता है वो आता है मेन। जो डिवीज़न था वो डिवीज़न वर्क के बेसिस पर था। जैसे आज हम लोग कास्टिज्म्स की बात कर रहे हैं, पर उस टाइम पीरियड में कास्टिज्म नहीं था। जो डिवीज़न था वो था वर्क के बेसिस पर, और इनको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। फार्मर्स, जो जिनको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी उनको रखी गई थी, और उन्हें अन्नदाता भी बुलाया जाता था, और उनको एक गॉड की तरह ट्रीट किया जाता था एट दैट टाइम। देन कम्स आर्टिसंस, जो लोग अपने हाथ से काम करने वाले लोग थे उनको आर्टिसंस, एंड देन वर्कर्स। वर्कर्स जो इनकी हेल्प करने वाले लोग थे। इन वर्कर्स में हम इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वन विच वर अपॉइंटेड बाय द रूलर्स और किंग्स, दे वर नोन एज ऑफिशियल्स, एंड द अदर हु वर दी कम्युनिटी हेल्पर्स, नाई, धोबी, और इन सबको हम कम्युनिटी हेल्पर्स में डाल रहे हैं। जो ऑफिशियल्स थे उनमें 3 लोग हैं, पठान्स, महाजन्स एंड पटेल्स। पठान्स वर जनरली, जो पठान्स थे दे वर जनरली वर्किंग एज, हम उनको बोल सकते हैं कि वो उन्हें प्रोटेक्टर की तरह हेल्प करते थे। अगर कहीं मतलब डिफेंस का काम करने का काम जो था वो पठान्स का रहता था, वो उन्हें हेल्प करते थे। अगर कहीं से कोई दूसरा गांव वाला या कहीं कोई और आकर उन पर उनके साथ में वॉर वगैरह करे तो उनकी हेल्प करने का काम करते थे। महाजन्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो दे जनरली डील्स इन द रेवेन्यूज, वो रेवेन्यूज कलेक्ट करते थे। और जब हम पटेल्स की बात करते हैं तो पटेल्स जो थे वो अकाउंट्स को मेंटेन करने का काम करते थे। देन इकोनॉमिकली, जब हम इकोनॉमिकली की बात करेंगे तो इकोनॉमिकली साइज ऑफ द विलेजेस वर नॉट सेम, कंडीशंस ऑफ फार्मर्स वाज नॉट सेम। फार्मर्स कुछ रिच थे। हाँ जी बिल्कुल। आप कह रहे थे कि इस ड्यूरेशन के दौरान देयर वाज नो कास्ट सिस्टम। कास्टिज्म वाज ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। इसके बाद में अभी आप जैसे जो शूद्र और उनकी बात कर रहे हैं, अभी आप ये प्री ब्रिटिश एरा, प्री ब्रिटिश, बिल्कुल ये जो कास्टिज्म है वो ब्रिटिशर्स के दौरान, बिल्कुल ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में, ब्रिटिशर्स जब हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो रहे थे उस टाइम पर ये बढ़ गया था। लेकिन बुद्धिस्ट के जो हिस्ट्री है उसके अंदर तो बहुत जगह लिखा हुआ है किस तरह क्या लिखा हुआ है, जैसे कि कास्टिज्म, यहाँ पे जो हम कास्ट की बात कर रहे हैं वो SC ST इस तरीके से नहीं डिवाइडेड था। मैंने आपको क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क दे वर डिवाइडेड, कि वो काम क्या कर रहे हैं इसके बेसिस पर उन्हें डिवाइड किया गया था। और फार्मर्स वर ट्रीटेड एज द गॉड, उन्हें गॉड माना जाता था। बिल्कुल फार्मर्स को गॉड मानते हैं। अभी भी कुछ लोग अच्छा मानते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत मानते हैं, लेकिन आपके कास्टिज्म वर नॉट देयर इन दैट ड्यूरेशन। तब मैं थोड़ा या तो ये बहुत पहले का होगा या फिर जब मुगल काल के दौरान के भी बहुत एग्जांपल्स मिल रहे हैं। जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो अलग अलग टाइम, अलग अलग हमने देखा कि एरिया जो था वो अलग अलग लोगों ने कवर किया हुआ था। और कास्टिज्म से मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि जो वर्क था वो डिफाइन कर रहा था कि पर्सन किस कैटेगरी का है। दिस आज की डेट में हम जब कास्ट की बात करते हैं तो दैट इज SC ST, हम इस तरीके से, आज की डेट में ऐसा नहीं है कि SC पढ़ा नहीं रहा है, ही वॉज वर्किंग दैट, अभी आज की डेट में वो ये भी काम कर रहा है, पर उस, हाँ जी, ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई 1857 के बाद में फुली ऑक्यूपाई हुआ, उससे पहले की बात ज़्यादातर वही, हाँ जी बिल्कुल। तो उससे पहले भी कास्टिज्म तो बहुत था। ब्रिटिश ने तो कर लिया ना आसपास ही 1757, उससे पहले भी कास्टिज्म तो था। नहीं, इसके मैं तो बहुत सारे सर ये कहना but on the basis of work, कि बिफोर ब्रिटिश मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कास्टिज्म प्रॉपर वर्ड है या कुछ और वर्ड है?
एक्चुअली मैंने जहाँ से पढ़ा है वहाँ पे वर्ड जो है वो कास्टिज्म ही है कि इट वॉज नॉट डिवाइडेड इनटू वेरियस कास्ट, वो अलग अलग कास्ट में नहीं डिवाइडेड था, वो वर्क में डिवाइडेड था. फार्मर इज नॉट अ कास्ट. इफ आई वो एक्सेप्ट कर रहे हैं उसमें. नहीं मैम, जैसे ब्राह्मण मंदिर में पूजा कर रहा है हाँ तो उसको हम ब्राह्मण बोलते हैं. कोई मान लो नाई है, वो जाके मंदिर में पूजा करने लग जाता है, तो इस ड्यूरेशन में ब्रिटिश एरा से पहले उसको क्या ब्राह्मण बोलते थे? क्योंकि वो नाई था लेकिन वो मंदिर में पूजा कर रहा है इसलिए उसको ब्राह्मण बोला जाता था. ऐसा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं तो था. फिर मैंने कास्ट, तो फिर कास्टिज्म ही था. और क्या? वो तो कास्टिज्म तो था, यही मैं कहना चाहता हूँ. जब ऐसा नहीं था तो वो तो नाई मंदिर में जाके नाई है तो वो कास्ट है. पर जा भी नहीं. देखो उन चीजों पे नहीं जा रहे मैं, हम डेप्थ तो उसकी गहराई में नहीं जा रहे. कास्टिज्म क्या होता है वो छोड़, जी लेकिन उस समय भी था. नहीं, अब हम कह रहे हैं कि ये नहीं था, तो वो थोड़ा सा संशय जनरेट कर रहा है कि वेदर इट इज प्रॉपर वर्ड और समथिंग एल्स. एक्चुअली ये मुगल काल से पहले शुरू हुआ वाला, जैसे मोहम्मद गौरी और ये जो विदेशी आक्रांताओं के अटैक हुए उसके बाद से ये चीज. चलो वहां से मान लेते हैं, तो तो भी 1000 साल से है. मैडम सोसाइटी का वर्गीकरण के बारे में कह रहे हैं. वर्ग के आधार पर बता रहे हैं आप वर्ग के आधार पर बता. बिल्कुल, मैं यहाँ पर ये जो बोल रही हूँ, क्लासिफिकेशन हो सकता है, ये सही है, पर वो कास्टिज्म जो है ना, अनाज पैदा करने वाले अलग वर्ग के हो गए, ठीक है, दूसरे काम प्लीज करने वाले वो अलग. कास्ट लिखा होगा नहीं, कैटेगरीज लिखा. हाँ कैटेगरी नहीं, वो तो मैंने मान लिया ना एक्सेप्ट. हाँ. तो मैम ने बोला इसलिए ध्यान आ गया कि उस समय भी था. प्लीज हो सकता है यहाँ पे डिफरेंस ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं, और मैं उसको कास्ट एज सच अभी भी मैं नहीं मानूंगी कि दैट वाज अ कास्ट, क्योंकि उसका वर्क पर्सन को डिफाइन कर रहा था. और उनके पीछे भी अगर हम जाएंगे ना तो देयर वर लॉजिक्स, बहुत सारे लॉजिक्स थे कि जो पर्सन आज मतलब, खैर अब छोड़िए, हम लोग दूसरे आगे टॉपिक पर चलते हैं. चलिए, ये जो मेरा पॉइंट था वो क्लियर हो गया. चलिए, इकोनॉमिकली पर हम लोग बात कर रहे थे. यहाँ पर पॉपुलेशन वॉज लेस देन जॉब अपॉर्चुनिटी. एक फेवरेबल टाइम पीरियड था यहाँ पे. कंडीशन ऑफ फार्मर्स वॉज नॉट सेम. पॉपुलेशन वॉज लेस देन जॉब अपॉर्चुनिटी. जितनी पॉपुलेशन थी, जॉब अपॉर्चुनिटीज उससे ज़्यादा थी वहाँ पे. बार्टर सिस्टम प्रिवेल्ड, मेनली मनी का. अभी हाँ, मतलब अभी हम यहाँ पर भी अगेन अगर हम एक दूसरे से बात करेंगे तो हो सकता है कि भाई राजा महाराजा मोहरें चलाया करते थे, मोहरें थी, बट दे वर नॉट ट्रीटेड एज अ मनी. हम उसको एक मनी, जैसे आज की डेट में मैं अगर इंडिया के अंदर बात करी हूँ तो हर एक कॉर्नर ऑफ द इंडिया इज यूजिंग द सेम करेंसी. तो वहाँ पे वो करेंसी सिस्टम वहाँ पर नहीं था. वहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर बार एक्सचेंज जो है वो कमोडिटी में ही हो रहा था. वहाँ पे भी मोहरें भी थी जिनको यूज़ भी किया जाता था, बट स्टिल बार्टर सिस्टम जो था वो ज़्यादा प्रिवेल कर रहा था. द वेजेस, रेंट्स, इंटरेस्ट, प्राइसेस. अगर मैं यहाँ पर अगेन मैंने आपको फैक्टर इनपुट्स के बारे में बताया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. तो जो लैंड है, लैंड के अगेंस्ट हमें रेंट मिलता है. अगर हम कैपिटल कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो वी गेट इंटरेस्ट. अगर हम लेबर के रूप में वर्क परफॉर्म करते हैं तो वी गेट वेजेस, एंड कमोडिटीज़ के अगेंस्ट हमें प्राइसेस. तो दीज वर द रिवॉर्ड्स फॉर दी रिसोर्सेज. जो रिवॉर्ड्स हैं उनके लिए जो रिसोर्सेज थे उनके रिवॉर्ड्स हमें मिल रहे थे, और ये भी बार्टर सिस्टम के थ्रू ही हमें मिल रहा था. अगर किसी पर्सन को वेजेस पे करनी थी तो उसे वेजेस के बदले में अनाज मिल रहा था, और वो काम करके उसके बदले में अनाज ले सकता था. मैडम ये जो अपन कहते हैं ना सोने की चिड़िया, तो उस समय की इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर था थोड़ा सा, मतलब वो क्या. हाँ बिल्कुल, अभी आएगा, आगे इसी में आएगा कि वो सोने की चिड़िया ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम लोग इसको सोने की चिड़िया कहते थे. और वो इसलिए कहा जाता था कि इंडिया के पास में फाइन सिल्क एंड फाइन कॉटन, सबसे अच्छी क्वालिटी का कॉटन और सिल्क जो था वो इंडिया के पास में था. और उस सिल्क और कॉटन को जितने भी दूसरे कंट्री के लोग थे, मतलब कंट्री बोल रही हूँ अभी मैं यहाँ, तो वो लोग इसको परचेज करने के बदले में गोल्ड, क्योंकि बार्टर सिस्टम की हम यहाँ पर बात करें, करेंसी नहीं थी, तो ज़्यादातर लोग गोल्ड एंड सिल्वर को लेते थे. तो हमारे यहाँ का फाइन क्वालिटी का अपने मटेरियल होने के कारण, और जो आर्टिसंस का काम था, हैंड वर्क जो था वो भी आउटस्टैंडिंग वर्क था, बहुत ही अच्छा वर्क था, तो उसके बदले में हमें सोना और सिल्वर बहुत ज़्यादा मिलता था. तो ये रीज़न था कि हमारी इंडिया जो है वो गोल्डन वर्ल्ड कहलाती थी उस टाइम पीरियड में. तो नो डिफरेंस अमंग रियल वेजेस एंड मनी वेजेस. अब रियल वेजेस कमोडिटी टर्म्स में हम बोलते हैं, और मनी वेजेस मॉनेटरी. जैसे अभी की अगर हम रियल वेजेस एंड मनी वेजेस के बारे में पता है आप लोगों को क्या होता है? ओके, जैसे 10 रुपी नोट जो है,
इसकी कमोडिटी वैल्यू जो है वो बहुत कम है इसकी मनी वैल्यू के कंपैरिजन में। अगर हम 10 रुपये नोट को फाड़ देंगे तो इसके बदले में हमें 1 रुपये भी नहीं मिलने वाला है। क्लियर? यहाँ पे हम मेनली जो कमोडिटीज ही यूज कर रहे थे एक्सचेंज करने के लिए, तो उनकी कमोडिटी वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू दोनों सेम थी। मनी वैल्यू का मतलब होता है एक्सचेंज वैल्यू, एंड कमोडिटी वैल्यू जिससे वो बना हुआ है, जो करेंसी जिससे बनी हुई है, जो मनी जिससे बना हुआ है, दैट इज कमोडिटी वैल्यू। तो इस ड्यूरेशन में रियल वेजेस एंड मनी वेजेस दोनों सेम थी। अब हमारे कंट्री की जो इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी, बिल्कुल कोई इंटरफेरेंस किसी का भी नहीं था। एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो मेन सोर्स था इनकम का। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। मैक्सिमम पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड कर रही थी। इंडिया हैड द ग्रेट रेपुटेशन ऑफ इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क, फाइन क्वालिटी ऑफ मेटल एंड प्रीशियस स्टोन्स यहाँ पर हमारे पास में थे, हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप भी थी। अब इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया बिफोर ब्रिटिश रूल। अब हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज सेक्टर वाइज। अभी जो हमने डिस्कस किया वो डेमोग्राफिक वे में डिस्कस किया, अब जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज इकोनॉमिक वे में। डेमोग्राफिक यानी कि जब हम पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं तो वो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर होता है, और जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन एरियाज के बारे में तो वो इकोनॉमिक सेक्टर कहलाता है। तो सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। जैसे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर पर ही पूरी डिपेंडेंसी थी, तो मेजर रोल प्राइमरी सेक्टर ही प्ले कर रहा है। एग्रीकल्चर वॉज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम एंड लाइवलीहुड। प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस फ्लक्चुएट्स, प्राइसेस ऑफ द प्रोड्यूस। अब प्राइसेस हम गुड्स में ही पे कर रहे हैं, अमाउंट हम गुड्स में ही पे कर रहे हैं, पर वो फ्लक्चुएट होती थी बिकॉज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वॉज डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेट। जब क्लाइमेट फेवरेबल होता था तो प्रोड्यूस वो बहुत ज़्यादा हो जाता था, उस समय में एक्सचेंज के बदले में जो अमाउंट हमें मिलता था वो कंपेरेटिवली कम मिलता था, और जब शॉर्टेज का टाइम पीरियड था तब ज़्यादा अमाउंट मिलता था। एग्रीकल्चरल सेक्टर वॉज डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून फॉर द प्रोड्यूस। टेक्नोलॉजी उस समय डेवलप नहीं थी। स्टिल द फार्मर्स लीड द मार्केट एंड नोन एज अन्नदाता। अभी भी हाँ, प्राइमरी सेक्टर इतना डेवलप नहीं था, पर फिर भी सारी जो नीड्स थी वो पूरी फार्मर्स ही फुलफिल कर रहे थे, और इसीलिए फार्मर्स को अन्नदाता कहा जाता था। फार्मर्स पोजेस द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द क्रॉप्स दे ग्रो। आज की डेट में हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, पर उस टाइम पर उन लोगों के पास में नॉलेज थी। एक और प्राइमरी सेक्टर के बारे में बताना चाहूँगी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। एक होते हैं फूड क्रॉप्स होते हैं, और एक कैश क्रॉप्स होते हैं। फूड क्रॉप्स में ग्रेन्स और हम इनको इंक्लूड करते हैं। तो प्री ब्रिटिश एरा में जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में ग्रो हो रहा था वो ज़्यादातर फूड क्रॉप्स ग्रो हो रहे थे। ब्रिटिशर्स ने आकर इसको भी चेंज किया था। सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पर जो इंडस्ट्री थी वो लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ थी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को अडॉप्ट करने वाली इंडस्ट्रीज़ थी। और लेबर इंटेंसिव टेक्निक मेनली हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे, सारा हैंडीक्राफ्ट्स और वही था यहाँ पर। बेस्ट एंड फाइन क्वालिटी ऑफ सिल्क एंड कॉटन वॉज अवेलेबल, हाई स्टैंडर्ड ऑफ हैंडवर्क ऑफ क्राफ्ट्समैन। ऑल द हैंडमेड फिनिश गुड्स वर नोन वर्ल्ड वाइड फॉर द ब्यूटी एंड आर्ट। तो बहुत ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होते थे यहाँ पर, फिनिश गुड्स के एक्सपोर्ट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहे थे। ट्रेडर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड केम टू इंडिया थ्रू सी रूट्स फॉर हैंडीक्राफ्ट्स अगेंस्ट गोल्ड, सिल्वर, रूबी। यहाँ पे अभी आपने पूछा था ना कि सोने की चिड़िया क्यों कहते थे, तो वो ये सारा जो भी मटेरियल परचेज करते थे उसको परचेज ही गोल्ड, सिल्वर एंड रूबी के अगेंस्ट करते थे। या तो वो गोल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, या सिल्वर प्रोवाइड कर रहे थे, या रूबी, और उसके अगेंस्ट ही ये सारा हो रहा था। बैलेंस ऑफ पेमेंट वॉज फेवरेबल एट दैट टाइम। बैलेंस ऑफ पेमेंट वर्ड का मीनिंग मालूम होगा आप लोगों को। चलिए, इंडिया वॉज द रिचेस्ट कंट्री एट दैट टाइम। ना सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर में हम कम्युनिकेशन को इंक्लूड करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को इंक्लूड करते हैं। एट दैट टाइम कम्युनिकेशन इतना नहीं बड़ा हुआ था, डेवलप नहीं था। ट्रांसपोर्टेशन भी जो डेवलप नहीं था, तो सर्विस सेक्टर बहुत ही बैकवर्ड था। ट्रांसपोर्टेशन वॉज द ओनली सर्विस सेक्टर, इट वॉज ऑल्सो नॉट डेवलप्ड। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वॉज वेरी स्लो एंड एंशियंट। जनरली bullock carts, animals, waterways were used for transportation.
purpose. People used to walk in groups to cover long distances and that is also for religious purpose. तीर्थ यात्रा वगैरह करने के लिए ही वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, बाकी नहीं. It took them month to move from one corner of country to another. अगर हम समरी की बात करें तो अब आप लोगों को एक बार पता चल गया होगा कि प्री ब्रिटिश एरा में क्या था. 1858 to 1947 हमारे यहाँ पे ब्रिटिश रूल रहा. अब ब्रिटिशर्स जो हैं हमारी कंट्री में एज ए ट्रेडर उन्होंने एंटर किया था, पर धीरे धीरे वो रूलर्स एंड किंग्स में कन्वर्ट हो गए. बट आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी दे बिकेम रूलर्स. The policies adopted by the Britishers were not at all in the favor of India. इन्होंने डबल पॉलिसी अडॉप्ट की हुई थी. प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी हम इसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड की, जिसमें इंडिया वॉज नॉट अलाउड टू ट्रेड विथ एनी अदर कंट्री. किसी भी दूसरी कंट्री के साथ में उसे ट्रेड करना अलाउ नहीं था. सिर्फ ब्रिटिशर्स के साथ में ही वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते थे और ब्रिटिशर्स उनसे रॉ मटेरियल परचेज करता था. एंड दे अगेन वांट, वो वापस चाहते भी थे कि जो इंडियंस हैं वो उनके फिनिश्ड गुड्स हैं वो उन्हें परचेज करें. पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिशर्स ब्रॉट इकोनॉमिक ट्रांजिशन इन इंडिया. बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक चेंजेस लेकर आए कंट्री में. अब ब्रिटिशर्स अडॉप्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी. पहले हमारे यहाँ पर जो पॉलिसी थी वो विलेज इंडिपेंडेंट पॉलिसी थी. ईच एंड एवरी विलेज वॉज इंडिपेंडेंट टू टेक देयर डिसीजंस. अब सारा का सारा कंट्रोल ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ले लिया. पूरा रेवेन्यू सिस्टम उन्होंने सेम एक जैसा सब जगह पर लगा दिया. तो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था, सेंट्रलाइज था, सारा कंट्रोल ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में रखा हुआ था. दिस अबॉलिश द फ्रीडम ऑफ विलेजेस. अब विलेजेस के पास में जो भी फ्रीडम थी वो खत्म हो चुकी थी. रिवोल्यूशनरी चेंजेस वर मेड इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एरिया. ब्रिटिशर्स को क्योंकि अपनी कंट्री के साथ में कम्युनिकेट करना पड़ता था तो इसलिए उन्होंने पोस्टल सर्विसेज यहाँ पर डेवलप करी और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर अपने रॉ मटेरियल्स को मूव करना पड़ता था, फिनिश गुड्स को मूव करना पड़ता था, तो उन्होंने रेलवेज यानी कि ट्रांसपोर्टेशन को भी डेवलप किया. तो रिवॉल्यूशनरी चेंजेस लेकर आए थे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एरिया में. फूड फेमाइंस कन्वर्टेड इनटू मनी फेमाइंस. अब फूड फेमाइंस और मनी फेमाइंस क्या हैं? फूड फेमाइंस का मतलब है कि पहले जो एक हमारे यहाँ पे अकाल पड़ा करता था वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ करती थी. इसके अलावा किसी में भी हम, क्योंकि बार्टर सिस्टम था इसलिए हमें दूसरे और कोई भी तरह के डिफिशिएंसीज फेस नहीं करनी पड़ती थी. पर अब इस टाइम पीरियड में, ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में, क्योंकि इन्होंने एक तो मनी इंट्रोड्यूस कर दिया था, पेपर करेंसी उस समय आ चुकी थी. मैं पूरे टाइम पीरियड की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग ईयर वाइज. तो इस पूरे टाइम पीरियड में उन्होंने पेपर करेंसी को भी इंट्रोड्यूस कर दिया था. तो अब शॉर्टेज ऑफ मनी वॉज ऑल्सो देयर. अगर आपके पास में वो करेंसी नहीं है तो यू कैन नॉट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन. अनएम्प्लॉयमेंट वॉज ऑल्सो देयर. तो एम्प्लॉयमेंट एक्सक्यूज मी, सॉरी, फर्स्ट टाइम पेपर करेंसी कब इंट्रोड्यूस? एग्जैक्ट डेट तो मैंने नहीं ध्यान रखा है, मैं आपको कल इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगी. चलिए, फूड फेमाइंस वर कन्वर्टेड इनटू मनी फेमाइंस. लैक ऑफ मनी अफेक्टेड द पब्लिक बट एक्सचेंज बिकम ईजियर. मनी नहीं था तो पब्लिक को उससे प्रॉब्लम ज़रूर थी, पर एक्सचेंज उस टाइम पीरियड में फिर ईजी हो गया था. मनी वॉज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड बार्टर सिस्टम डिक्लाइंड. रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट वर नाउ डिसाइडेड बाय कंपटीशन एंड नेगोशिएशन. पहले तो लेवल ऑफ वर्क डिसाइड करता था. अगर हाई क्वालिटी वर्क है तो आपको बहुत अच्छा रेम्यूनरेशन मिल रहा था, बहुत अच्छा उसके बदले में अमाउंट मिल रहा था. पर यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो इस सिचुएशन के अंदर नेगोशिएशन बहुत बढ़ चुका था और उनका एक्सप्लॉयटेशन भी कहीं ना कहीं बढ़ गया था. चलिए, चेंजेस मेड बाय ब्रिटिशर्स. अब जो रेवेन्यू सिस्टम में वो चेंजेस लेकर आए, हम उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं. सबसे पहला जो है, ये सारे रेवेन्यू सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग टाइप्स हैं. सबसे पहला है राइज ऑफ जमींदारी सिस्टम. यहाँ पे दो अलग अलग सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किए थे. 2 टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स वर देयर, परमानेंट सेटलमेंट एंड टेम्परेरी सेटलमेंट. जब हम परमानेंट सेटलमेंट की बात करते हैं तो जो लैंड का रेवेन्यू जो कलेक्ट कर रहा था, लैंड को यूज़ करने के बदले में जो रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले पर्सन्स थे, उन्हीं को लैंड का ओनर बना दिया गया.
फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। अभी मैंने इसके पहले आप लोगों को पठान, पटेल इस तरीके से डिवाइड किया था। जो पठान्स जो थे, जो पटेल्स थे, वो जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और रेवेन्यू का अकाउंट मेंटेन करते थे, नाउ दे बिकम दी जमींदार्स। पहले वो उनके मालिक नहीं हुआ नहीं, मालिक कोई नहीं था उस समय। उस समय जो लैंड थी उसका कोई भी ओनर नहीं होता था। मैं इस लैंड पर वर्क परफॉर्म कर रही हूँ तो ये लैंड मेरी है। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इन रेवेन्यू कलेक्टर्स को ओनर्स बना दिया गया। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये ओनर्स बनेंगे तो ये लैंड को डेवलप करने के बारे में सोचेंगे और वर्क परफॉर्म करेंगे। तो इस थॉट के साथ में उन्होंने इसको ओनर बनाया, उनको ओनर बनाया, एंड दैट इज नोन एज परमानेंट सेटलमेंट, जिसमें इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन शोरे एंड वाज अप्लाइड इन 1793 बाय कॉर्नवालिस। जमींदार्स वर डिक्लेयर ओनर्स ऑफ द लैंड बट टिलर्स वर ग्रांटेड विथ ऑक्यूपेंसी राइट। जो फार्मर्स वहाँ पे वर्क परफॉर्म कर रहे थे उनके पास में ऑक्यूपेंसी राइट थे, यानी कि वो जो चाहे वो प्रोडक्ट उस पर ग्रो कर सकते थे। इतनी फ्रीडम यहाँ पर जमींदारी सिस्टम में उनके पास में थी कि वो जो भी प्रोडक्ट चाहते थे वो वहाँ पे ग्रो कर सकते थे। फिर परमानेंट लैंड सेटलमेंट वाज अप्लाइड इन बंगाल रीजन, वहाँ से स्टार्ट किया गया था। फिर टेम्परेरी सेटलमेंट। अब टेम्परेरी सेटलमेंट क्यों आया यहाँ पे? जो परमानेंट सेटलमेंट था, इस सेटलमेंट में ब्रिटिशर्स ने इस मोटिव के साथ में जमींदारों को ओनर बनाया था कि लैंड को वो ग्रो करेंगे, पर क्योंकि ऑक्यूपेंसी राइट टिलर्स के पास में थे, उस पर क्या ग्रो करना है, किस टाइम पर उसे ग्रो करना है, वो सारे के सारे राइट और कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट का पोर्शन वो खुद रखेंगे, दैट वाज ऑल डिसाइडेड बाय द टिलर्स। सो जो जमींदार्स थे वो लीस्ट इंटरेस्टेड थे उसके डेवलपमेंट में। तब क्या किया गया? तब टेम्परेरी सेटलमेंट को लेकर आए। टेम्परेरी सेटलमेंट में 30 to 40 ईयर्स के लिए एक बार लैंड जिस पर्सन को दे दिया उसे एक बार रेवेन्यू पे करना होता था और वो टाइम पीरियड फिक्स होता था, एंड उस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट हैज द राइट टू चेंज द रेट ऑफ रेवेन्यू आफ्टर दैट टाइम। 30 to 40 ईयर्स तक के लिए वो लैंड एक बार एक पर्सन के पास में रह जाती थी, वो उस पर वर्क परफॉर्म करता रहता था और उसके बाद अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसके टैक्सेस को चेंज कर सकती थी। देन फिर रॉवतरी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, दिस वाज आल्सो देयर। जमींदारी सिस्टम में थोड़ा चेंज किया गया, फिर रॉवतरी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू आया। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लेट 18th century बाय सर थॉमस मुनरो, प्रैक्टिस्ड इन द मद्रास एंड बॉम्बे एरियाज। पीसेंट्स और कल्टिवेटर्स वर रिगार्डेड एज द ओनर ऑफ द लैंड। अब यहाँ पे किनको ओनर्स बनाया गया? पीसेंट्स और कल्टिवेटर्स। पहले जो रेवेन्यू कलेक्टर्स थे उनको बनाया गया था। अब जो 30 to 40 ईयर्स से जो लैंड को कल्टीवेट कर रहे थे उन्हीं को ओनर्स बना दिया गया, क्योंकि लैंड आपकी है, आपको यूज करनी है, देन यू विल गोइंग टू डेवलप दैट लैंड। इस मोटिव के साथ में उन्होंने इनको लैंड ओनर्स में कन्वर्ट किया। फिर टैक्सेस वर डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द पीसेंट्स बाय द गवर्नमेंट। पहले जमींदार जो थे वो मिडलमैन के रूप में वर्क परफॉर्म कर रहे थे, वो टिलर्स फार्मर से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और फिर आगे गवर्नमेंट को ट्रांसफर करते थे। यहाँ पे अब जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था वो डायरेक्टली पीसेंट से कलेक्ट हो रहा था। रेट्स वर 50% ऑन ड्राई लैंड एंड 60% ऑन दी वेट लैंड। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास में सिस्टम आ रहा है दैट इज मालवारी सिस्टम। मालवारी सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दी सिस्टम्स। दोनों सिस्टम का कॉम्बिनेशन है, जमींदारी सिस्टम और रौतवारी सिस्टम दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। हॉल्ट मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस किया था इसको। प्रैक्टिस्ड इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर, आगरा सेंट्रल, कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों का है। स्टेट शेयर ऑफ द रेवेन्यू वाज 66% ऑफ द रेंटल वैल्यू। अब इसमें जैसे जमींदारी सिस्टम में जो थे वो अपने रेवेन्यू कलेक्टर्स भी ओनर्स थे, यहाँ पे पीसेंट्स भी ओनर थे। अब कहीं ना कहीं पीसेंट्स ही हमें रेवेन्यू पे कर रहे थे, तो दोनों लोग यहाँ पे ओनर्स के रूप में थे और दोनों को रेवेन्यू पे करना था। तो दिस वाज द रेवेन्यू सिस्टम अडॉप्टेड बाय ब्रिटिशर्स एट दैट टाइम। जो इम्पैक्ट ऑफ रेवेन्यू सिस्टम है, जो इसका इम्पैक्ट आया इंडिया पर, वो क्या आया? ये जो चेंजेस हुए उनका, लैंड बिकेम अ कमोडिटी। पहले लैंड को हम भारत माता जब हम बोलते हैं तो हम जमीन की ही पूजा करते थे और लैंड को एक देवी के रूप में मानते थे। अब लैंड क्या बन गई थी? एक कमोडिटी के रूप में कन्वर्ट हो गई थी। अर्लियर देयर वाज नो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड, पहले कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं थी। इवन किंग्स एंड कल्टिवेटर्स डिड नॉट कंसिडर लैंड एज हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी। ड्यू टू द वेरी हाई टैक्सेस, फार्मर्स रिसॉर्टेड टू ग्रोइंग कैश क्रॉप्स।
अब क्योंकि उन्हें करेंसी की रिक्वायरमेंट थी, पेपर करेंसी की रिक्वायरमेंट थी, और पेपर करेंसी उन्हें तभी मिलती थी जब वो उन क्रॉप्स को ग्रो करते थे जो गवर्नमेंट चाहती थी। इसलिए वो फूड क्रॉप्स से मूव हो गए कैश क्रॉप्स की तरफ, जहाँ पे पहले सेल्फ सफिशिएंट था इंडिया को कहीं से भी इंपोर्ट नहीं करना पड़ता था फूड क्रॉप को। अब यहाँ पे वो फूड क्रॉप्स की बजाय कैश क्रॉप्स को ग्रो करने लगा। जहाँ पे उन्हें फूड क्रॉप्स की कंप्लीट नॉलेज थी, वहीं पर कैश क्रॉप्स की उन्हें इतनी नॉलेज नहीं थी। और मेनली जो ब्रिटिशर्स थे वो इनको इंडिगो ग्रो करने के लिए बोलते थे, जो कि एडवर्सली अफेक्ट करती थी लैंड को। क्लियर? तो वो लैंड को खराब भी कर देती थी। देन taxes on agricultural produce were moderate during pre-British time. The British made it very high. पहले कम थी टैक्सेस, बाद में इनको बढ़ा दिया गया था। Insistence on cash payment of revenue led to more indebtedness. अब उन्हें ये बोला जाता था कि आप क्रॉप्स में या कमोडिटीज के फॉर्म में नहीं पे कर सकते हो रेवेन्यू। आपको रेवेन्यू अगर पे करना है तो यू शुड हैव द करेंसी इशूड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की करेंसी है आपको वही उसी में पे करना होगा, और जो गवर्नमेंट की करेंसी है वो तभी आपके पास में आएगी जब आप उन्हें क्रॉप्स को सेल आउट करोगे, और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप क्रॉप्स ग्रो करोगे तभी आपके पास उनकी करेंसी आएगी। तो वो इसी तरीके से प्रेशर डाल रहे थे यहाँ के फार्मर्स के ऊपर। चलिए, मनी लैंडर्स बिकेम लैंड ओनर्स इन ड्यू कोर्स। धीरे धीरे मनी लैंडर्स, क्योंकि इंडेप्टनेस बढ़ती गई फार्मर्स की। बॉन्डेड लेबर अरोज बिकॉज लोन्स वर गिवन टू फार्मर्स लेबरर्स हु कुड नॉट पे इट बैक। बॉन्डेड बंधुआ मजदूर हम जिनको बोल रहे हैं। When India achieved freedom from colonial rule, 7% of the villagers owned 75% of the agricultural land. जो 7% लोग थे उन्हीं के पास में 75% तक की लैंड पर होल्ड था, और यहीं से रिच और पुअर का गैप इंडिया में स्टार्ट हुआ। उसके पहले तक इंडिया में रिच और पुअर का गैप भी नहीं था। इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। The Indian handicraft that had made the country famous collapsed. क्योंकि उन्होंने डबल पॉलिसी को अडॉप्ट किया हुआ था। फिनिश प्रोडक्ट्स वहाँ के परचेज करने पड़ते थे, यहाँ का सारा रॉ मटेरियल वो लेकर जा रहे थे, और वहाँ पर अपने मशीन मेड जो प्रोडक्ट्स थे वो यहाँ लेकर आ रहे थे। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को बिल्कुल पूरी तरह से रुइन कर दिया था, खराब कर दिया था। दिस वॉज मेनली ड्यू टू द कॉम्पिटिशन पोज्ड बाय द मशीन मेड गुड्स दैट वर imported फ्रॉम ब्रिटेन। द एबिलिटी ऑफ मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हेल्प्ड ब्रिटेन to flood the Indian market with cheap products, especially cotton textiles. Clear हो रहा है ये? जो इन एक्सचेंज में जो हेल्प किया था वो रेलवेज ने हेल्प किया था। द रेलवेज फैसिलिटेट द रिच ऑफ दीज गुड्स टू रिमोटेस्ट पार्ट्स इन इंडिया एंड द प्रोक्योरमेंट। फिर है द पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड फॉलोड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी हेल्प दैम टू डिक्टेट। फ्री ट्रेड पॉलिसी, किसी भी तरह के कोई टैक्सेस वगैरह नहीं थे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के ऊपर। दिस इज नोन एज फ्री ट्रेड। प्लस प्रोटेक्शनिस्ट थी, उन्होंने इसके ऊपर पूरी तरह से अपने रेस्ट्रिक्शंस इंपोज की हुई थी, रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी इन्होंने कि आप किसी भी दूसरी कंट्री के साथ में ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो फ्री ट्रेड सिर्फ ब्रिटेन के साथ में था, बाकी कंट्रीज के साथ में नहीं था। डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी इंडिया के लिए कुछ अलग पॉलिसी है, ब्रिटिशर्स के लिए अलग। मतलब आप ब्रिटिशर्स के साथ में ही ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हो, और उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन था कि जो रॉ मटेरियल है वो ही इंडिया सेल कर सकता था, एंड फिनिश गुड उसे ब्रिटेन से ही परचेज करना था और कहीं से भी वो परचेज नहीं कर सकता था। एक्सपोर्ट क्वांटिटेटिव टर्म्स में हमारी इंडिया का बहुत अच्छा था, पर जब हम मनी मॉनेटरी टर्म्स में बात करते हैं तो फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉस्टलियर थे, इसलिए मॉनेटरी टर्म्स में हम लोग अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेस कर रहे थे। समझ में आया यहाँ पे? रेलवेज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। जो एक बहुत अच्छा काम ब्रिटिशर्स हमारे लिए करके गए थे वो यही एकमात्र था, रेलवेज। इसके अलावा उन्होंने हमें और कोई भी बेनिफिट नहीं प्रोवाइड किया, एंड एक्चुअली हम उसको आज अच्छा मानते हैं। उस टाइम पर भी सबसे बड़ा रेलवे जो माना जाता था वो इंडिया का ही माना जाता था। तो यही एक मात्र उन्होंने हमारे लिए अच्छा काम किया है, बाकी और कुछ भी नहीं। तो डेवलपमेंट बिल्कुल, आगे मैं यही बोलने वाली थी अभी।
फ्री ट्रेड ब्रिटिशर्स के साथ, बिल्कुल। साउथ अफ्रीका के साथ भी नहीं है। मतलब अब देखिए है ना, हम जब कॉलोनियल सिस्टम जो था उन सब कंट्रीज के साथ हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थ्रू ब्रिटिशर्स, वाया ब्रिटिशर्स हमें करना पड़ता था। और एक्चुअली जब हम दूसरे प्रोडक्ट्स को जब हम ट्रेड भी कर रहे थे ना, तो वो ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो ब्रिटिशर्स खुद नहीं परचेज करना चाह रहे थे। दोज प्रोडक्ट्स वर अलाउड टू ट्रेड विद अदर कंट्रीज। हाँ, पर मैं वो क्या था, 44 कंट्रीज थे सबका साथ, ऑस्ट्रेलिया भी था। मतलब बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल निल था वो, मगर या तो वाया ब्रिटेन था और या फिर जो भी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो रही थी वो ऐसे गुड्स, ऐसे प्रोडक्ट्स में हो रही थी जो ब्रिटिशर्स को नहीं चाहिए थे। ब्रिटिशर्स मेनली यहाँ पर जो इंटरेस्टेड थे, वो इंटरेस्टेड थे एक तो कॉटन टेक्सटाइल्स में, यहाँ का कॉटन उनको रिक्वायर, मतलब क्लॉथ। अगर आप उस टाइम के अगर पिक्चर्स वगैरह भी देखेंगे या करेंगे ना, तो उनका खान पान हमारे से अलग था, डिफरेंट था। दे वर ऑल नॉन वेजिटेरियंस मेनली, अगर हम बात करें तो वो नॉन वेजिटेरियंस थे और वो ज़्यादातर अच्छा फाइन सिल्क, फाइन कॉटन क्लोथ्स वो पहना करते थे। तो उन्हें इंडिया से मेनली कॉटन, जूट, इन सब की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती थी। और इन्हीं कपड़ों को डाई वगैरह करने के लिए वो इंडिगो और इनको ग्रो करने के लिए बोलते थे। तो मेनली जो उस टाइम पर वो ग्रो करने के लिए बोल रहे थे, वो कॉटन ग्रो करने के लिए बोल रहे थे, इंडिगो ग्रो करने के लिए बोल रहे थे, जूट के लिए बोल रहे थे, स्पाइसेस भी वो बोलते थे, पर कंपैरेटिवली कम था। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, बहुत ख़राब हो चुकी थी इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन। ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से इसको ख़राब कर दिया था। पेपर करेंसी वो हमें पकड़ाते थे और उसके बदले में हमारा गोल्ड वहाँ पर लेकर चले जाते थे। मतलब आप लोगों को पता होगा कि अगर करेंसी इशू की जाती है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ बैकअप फॉर्म में रखना पड़ता है। तो ये भी ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था और ये उनकी एक स्ट्रैटेजी थी यहाँ से गोल्ड को लेकर जाने की। सोना लेकर चले गए, कागज़ हमें पकड़ा गए, बस। तो यही वो रीज़न था। और यहाँ पे हम लोगों को एक्चुअली हम लोगों को पता भी नहीं चल रहा था कि इंडिया डेवलप नहीं कर रहा है। हमारे लिए तो एक्सपोर्ट्स बहुत हो रहे हैं, मतलब क्वांटिटेटिव टर्म्स में तो हम लोग बहुत एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पर हमें मिल क्या रहा था, कागज़ मिल रहा था उसके बदले में। तब दादा भाई नारोजी और VKRV राव, इन्होंने अपने पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया, एंड देन वी कम टू नो दैट व्हाट ब्रिटिशर्स आर डूइंग विद अस। तो जो हमारी हालत ख़राब हुई है उसके बारे में बताने का श्रेय भी इन्हीं दोनों को जाता है कि इन्होंने जब हमें बताया कि पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम एंड GDP को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, तो हमें पता चला कि हमारी GDP इतनी अच्छी भी नहीं रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि 2% कपल्ड विद अ मेगर ऑफ 5% ग्रोथ। हमारी टोटल GDP जो थी वो 2% ही थी और जिसमें ग्रोथ भी जो हो रही थी वो 5% की ही ग्रोथ हो रही थी, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर था ही नहीं यहाँ पर, केवल एग्रीकल्चरल सेक्टर था। और उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हमसे ग्रो करवाए गए थे जिसके कारण हमारी लैंड खराब हो रही थी पूरी, तो प्रोड्यूस हमारा कम पर कम हुआ जा रहा था। तो ये था हमारा ब्रिटिश रूल से रिलेटेड पार्ट्स। कुछ अगर पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये मैम अभी भी सोने को तो जैसे करेंसी के बदले में रखा जाता है, उस समय में अब में क्या डिफरेंस है? पहले 100% था। 100% मतलब अगर आपसे 1 ग्राम गोल्ड लेकर गए हैं तो 1 ग्राम के बदले में वो जितनी करेंसी दे रहे थे वही था। आज की डेट पे करेंसी की रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो गई है और उस इंक्रीज़ होने के कारण मिनिमम रिजर्व सिस्टम अडॉप्ट कर लिया गया है। हमने 205 करोड़ रुपीस का गोल्ड अपने पास में एक बार रिजर्व के फॉर्म में रख लिया है और अब जितनी चाहे उतनी करेंसी हम इशू कर सकते हैं। दैट इज़ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। और वो रिजर्व सिस्टम में गोल्ड भी हमारे कंट्री में RBI में ही, हाँ बिल्कुल, वहाँ देने की जरूरत नहीं, कहीं भी B1 हो गया शो तो करना पड़ता है या क्या चीज़, क्या शो करना पड़ता है? करेंसी, जैसे सभी कंट्रीज अपनी अपनी करेंसी को डिफाइन करते हैं, जो गोल्ड स्टोरेज करते हैं, वो शो तो करना नहीं, आज की डेट में हमें नहीं शो करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज की डेट में करेंसी की जो वैल्यू डिसाइड हो रही है वो डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड हो रही है। मार्केट में आपकी करेंसी की कितनी डिमांड है, मार्केट में आपकी करेंसी की कितनी सप्लाई है, वो डिसाइड करेगी कि वैल्यू क्या है। तो हमें अब नहीं, क्योंकि कहीं पर भी गोल्ड उतनी क्वांटिटी में अवेलेबल ही नहीं है अब, और आज की डेट में सिर्फ गोल्ड ही रिजर्व के फॉर्म में नहीं रखा जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी रखी जाती हैं अपने। जैसे अगर हम लोग बात करें तो 1 रुपये कॉइन मिलना बहुत कम हो गया है,
तो 1 रुपये कॉइन होल्ड करके रख रहे हैं और करेंसी इशू कर रहे हैं उसके बदले में, ये भी है ऐसा। अब वापस उन्होंने करेंसीज में 10 रुपये कॉइन और इन सबको निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। चलिए बस और तो कुछ नहीं किसी को। थैंक यू वेरी मच।